नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT की किताब वसंत भाग 3 में से कक्षा 8वीं पाठ संख्या 8 ये सबसे कठिन समय नहीं पाठ की प्रसंग सहित व्याख्या, शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रसंग सहित व्याख्या। पाठ 8 ये सबसे कठिन समय नहीं। मुश्किल शब्दों के अर्थ हैं कठिन, कठिन का मतलब होता है मुश्किल। तिनका, तिनका कहते हैं लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसे तिनका बोलते हैं। झरती, झरती मतलब गिरना। थामने या थामना, थामने का मतलब होता है पकड़ना। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कहते हैं रेल को, ट्रेन को। गंतव्य, जिस स्थान पर पहुंचना होता है, जो आपकी मंजिल होती है उसे बोलते हैं गंतव्य। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा होता है इंतजार। तो आइए प्रसंग सहित व्याख्या शुरू करते हैं। कविता है, पहला पद। नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो यह इसके जो कवित्री है वो जया जादवानी जी है। वो कह रही हैं कि नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, कि ये जो समय चल रहा है जीवन पे तो वो सबसे कठिन समय नहीं है। तो जो जया जादवानी जी है वो एक आशावादी कवित्री है। वो अपने जीवन में आशावादी दृष्टिकोण रखती है। वो कहती है कि जो समय हमारे जीवन पे चलता है वो सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये संसार के क्रियाकलाप हैं वो बहुत ही सरल तरीके से, सहज रूप से चल रहे हैं अभी भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो समय है वो अभी इतना कठिन समय नहीं है, ये सरल समय है, ये आसान समय है, तो ये मुश्किल समय नहीं है। तो इसीलिए कवित्री कहती है नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। तो कवित्री कह रही है कि ये कठिन समय नहीं है क्योंकि अभी भी एक चिड़िया है जिसकी चोंच में तिनका दबा हुआ है। तो जिसने तिनका अपनी चोंच में दबा कर रखा हुआ है और वो उड़ने की तैयारी में है, अर्थात वो अपना घोंसला बनाने के जो क्रियाकलाप हैं उसमें लगी हुई है, अपने घोंसला बनाने के काम में लगी हुई है, और वह जो काम कर रही है वो सहज रूप से कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी ये जो समय है वो कठिन समय नहीं है। तो कह रहे हैं अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो कवित्री कह रही है कि ये जो झरती हुई पत्तियां हैं, तो जो पेड़ होते हैं उस पर जो पत्ते गिरते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं कि अभी भी झरती हुई पत्तियां थामने को बैठा है हाथ एक। अर्थात जब भी हमारे ऊपर कोई मुश्किल समय आता है तो दुनिया में कोई ना कोई ऐसा हमें मिल ही जाता है जो अकारण ही हमारी मदद करता है। तो कवित्री कहती है हमें आशावादी रहना चाहिए, और हमें किसी की मदद जब चाहिए तो वो मिल ही जाती है। तो इसलिए जो क्रियाकलाप हैं तो ये अभी सरल तरीके से चल रहे हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो समय है ये सबसे कठिन समय नहीं है। तो कह रही है अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो कवित्री कहती है जो स्टेशन होते हैं जहाँ पे रेल रुकती है और चलती है, तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे रेल आती है और चली जाती है। उस रेल में कुछ यात्री चढ़ते हैं और कुछ उतरते हैं, अर्थात किसी को कहीं जाना होता है तो कोई कहीं से आ रहा होता है। तो कह रहे हैं कि अब अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, तो अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, कि जिन्होंने जाना होता है कहीं पे उनके लिए अभी भी एक रेलगाड़ी आनी बाकी है जो उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा देगी। और उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक गाड़ी अभी बाकी है, इसलिए उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशावादी रहना चाहिए। जब भी उनका समय आएगा तो वो रेलगाड़ी आएगी जो उनको उनके गंतव्य तक
पहुंचा देगी। बस यही शर्त है कि वो प्रतीक्षा करें। तो जब वो रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करेंगे तो सही समय आने पर वो रेलगाड़ी आ जाएगी और उनको उनके गंतव्य तक, उनकी मंजिल तक उन्हें पहुंचा देगी। तो कह रहे हैं कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, और जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, तो जहाँ पर उन्होंने जाना होता है तो वहाँ पे कोई ना कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है कि वो आ रहे हैं। तो हमारी हर एक इंसान की हर एक जगह पर प्रतीक्षा हो रही होती है जब भी हमने कहीं ना कहीं जाना होता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में आने वाली गाड़ी का इंतज़ार करना चाहिए जो हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा देगी। और ये जो क्रियाकलाप हैं वो बहुत ही सरल और सहज तरीके से हो रहे हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये समय है जो सबसे कठिन समय नहीं है। तो आइए अब इसका प्रसंग करते हैं। तो प्रसंग में हम लिखेंगे। तो प्रसंग में पहली बात, ये जो कविता की पंक्तियाँ होती हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें आप सीधा प्रसंग शुरू कर सकते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता ये सबसे कठिन समय नहीं से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवित्री अपना आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है। जब भी हम प्रसंग लिखते हैं तो प्रसंग में 3 चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी होता है। तो इसमें एक किताब का नाम, एक कवित्री या कवि का नाम, एक कविता का नाम लिखना ज़रूरी होता है। इसमें ये तीनों चीज़ें का जिक्र करने के बाद हमारे जो प्रसंग के कुल अंक होते हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें कभी भी प्रसंग में लिखना ना भूलिएगा, किताब का नाम, कवि या कवित्री का नाम या और कविता का नाम। तो ये इसका प्रसंग है, तो आप इसे लिख सकते हैं। तो आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या है, जया जी के अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची है। वह कहती हैं कि सबसे बुरा समय नहीं है, ये जो समय है सबसे बुरा समय नहीं है। अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है, अर्थात वो जो तिनका है वो इकट्ठे कर रही है। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है, अर्थात जो पेड़ से गिरती हुई पत्तियां हैं उनको बचाने के लिए एक हाथ अभी भी मदद के लिए बचा हुआ है। तो अभी भी स्टेशन पर इंतज़ार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन आती है, अर्थात जितने भी यात्री प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी भी एक गाड़ी आने को है। तो उसका इंतज़ार करेंगे तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर इन्हीं पंक्तियों के द्वारा कवित्री अपना आशावादी दृष्टिकोण दिखा रही है कि ये जो क्रियाकलाप हैं वो सरल और सहज तरीके से चल रहे हैं। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है, अभी कठिन समय नहीं आया है। तो ये बहुत ही सरल समय है, सहज समय है। तो इसे कठिन समय समझने की भूल ना करें। आगे है कविता। तो पद संख्या 2 शब्दार्थ हैं। वक्त, वक्त कहते हैं समय को। कथा, कथा कहते हैं कहानी। आखिरी, आखिरी मतलब अंतिम। हिस्सा, हिस्सा मतलब भाग। सदियों, सदियों का मतलब होता है पुराने समय से, 100 सालों से भी। तमाम, बहुत सारे। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष कहते हैं ब्रह्मांड को। खबर, खबर कहते हैं समाचार को। और कठिन, कठिन का मतलब होता है मुश्किल। आइए पद संख्या 2 पढ़ते हैं और इसकी प्रसंग से व्याख्या करते हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। तो कवित्री जया जादवानी जी वो कह रही हैं कि अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अर्थात शाम हो रही है, सूरज डूबना
शुरू हो गया है और जल्दी ही अंधेरा छा जाएगा। तो सूरज डूबते वक्त जितने भी इंसान है या कोई भी है, चाहे पशु पक्षी, सब शाम होते ही अपने घर की ओर चलना शुरू कर देते हैं। तो कवित्री कह रही है कि अभी भी कहता है कोई किसी को कि जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो सभी अपने प्रियजनों का इंतज़ार करते हैं घर में रहकर कि शाम हो गई है, अब उन्हें घर लौटना होगा। तो इसीलिए सभी अपने प्रियजनों को भी कहते हैं कि जल्दी घर आ जाना, क्योंकि सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अर्थात शाम होते ही घर लौट आना। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। तो कह रहे हैं कि अभी भी कहा जाता है, अभी भी उस कहानी, उस कथा का जिक्र किया जाता है जो बूढ़ी नानी या दादी बच्चों को सुनाती है। तमाम बच्चों को, सारे बच्चों को उनकी दादियाँ नानियाँ कहानियाँ सुनाती हैं। तो उस कहानी का जिक्र आज भी होता है। तो जो कहानियाँ दुनिया में सदियों से दादी नानी सुनाती आ रही हैं, तो कौन सी कहानियाँ सुनाती हैं? ब्रह्मांड की, परियों की, दुनिया के उस पार के लोगों की। तो जो काल्पनिक कहानियाँ हैं वो भी बहुत ही रोचक तरीके से बच्चों को सुनाती है दादी या नानी। तो उस जो कहानी का अंतिम भाग है, आखिरी हिस्सा है, तो वो अभी भी उसका जिक्र किया जाता है, उस हिस्से का, उस भाग का, क्योंकि वो जो आखिरी हिस्सा होता है उसको बहुत ही मनोरंजन और रोचक तरीके से दादी नानी सुनाया करती थी। तो ये जो कथा सुनाते थे, तो इसका जिक्र आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये जो काम हो रहे हैं, वो बहुत ही सरल तरीके से और सहज रूप में हो रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कठिन समय नहीं है। तो अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। तो वो जो दादी नानी कहानी या सुनाती थी, कथा सुनाती थी बच्चों को, तो उसमें क्या था, जो अंतरिक्ष के पार के लोग थे तो उनके बारे में बताती थी। तो आज भी वो जो उसका आखिरी भाग है उसका जिक्र लोग करते हैं। वो आज भी बच्चे सुनने को तरसते हैं। वो कहते हैं कि जो दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, वो अभी कथा कहानी पूरी नहीं की है। तो आगे आने वाले बच्चे भी इसी कहानी को सुनने के लिए और इसका अंतिम भाग जानने के लिए तो तैयार रहेंगे। वो अंतिम भाग क्या है कि वो जो अंतरिक्ष के पार की दुनिया है, उसमें जो लोगों के बारे में खबर है, समाचार है, तो वो हमें अभी पूरा पता नहीं चला है। तो ये पूरा पता अभी नहीं चला, इसीलिए कहानी अभी जारी है। और ये जो क्रियाकलाप हैं बहुत ही सहज रूप से और आसान से हो रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कठिन समय है इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है। ये जो समय है सरल समय है, आसान समय है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपना आशावादी दृष्टिकोण त्यागना नहीं चाहिए, हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी ये जो समय है सबसे कठिन समय नहीं है। तो इसके बाद पद 2 की प्रसंग करते हैं। प्रसंग, इसमें भी 3 चीज़ों का जिक्र करना होता है, किताब का नाम, कवि या कवित्री का नाम और कविता का नाम। तो जैसे पहले था प्रसंग, 3 चीज़ों का जिक्र उसमें करने के बाद जो अंतिम पंक्ति होती है तो प्रसंग की, तो वो उसके आधार पर होती है जो आपको प्रसंग से व्याख्या करने के लिए पीछे पंक्तियाँ दी जाती हैं। तो आइए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखी कविता ये सबसे कठिन समय नहीं से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि जब तक मनुष्य अपनी सहजता नहीं त्यागता तब तक सबसे बुरा वक्त नहीं आ सकता। व्याख्या करते हैं। तो कवित्री कहती है कि जब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, तब तक बूढ़ी नानी दादी की सुनाई कहानियाँ सुनाई जाती रहेंगी कि आसमान में भी एक दुनिया बसती है। तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता।
और अभी ये जो समय है इतना कठिन समय नहीं है। तो ये जो व्याख्या है तो उन्हीं पंक्तियों के आधार पर ही है। तो जब जहाँ पर सूरज डूबने वक्त सभी प्रियजन अपने सभी प्रियजनों को भी बुलाते हैं, कहते हैं कि घर आ जाओ सूरज डूबने को है, और बूढ़ी नानी या दादी बच्चों को कहानियाँ सुना रही है और जो अंतरिक्ष के पार की, ब्रह्मांड के पार की दुनिया है उसके बारे में बता रही है। तो ये व्याख्या है। तो अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। ये सबसे कठिन समय नहीं कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो जो कवित्री जी जादवानी जी है उसने कौन कौन से तर्क दिए हैं इस कविता में, ये बताने के लिए कि ये कठिन समय नहीं है। उत्तर है, ये बताने के लिए कवित्री ने घोंसला बनाने का प्रयास करती चिड़िया, गिरते पत्ते को थामने वाले हाथ, प्रतीक्षा करते यात्रियों के लिए आई रेलगाड़ी तथा नानी की कहानी सुनाने की लालसा आदि तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो ये सबसे कठिन समय नहीं है, ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये निम्नलिखित तर्क हम बता सकते हैं कि चिड़िया घोंसला बनाने को कार्यरत है, तो गिरते पत्ते को थामने वाले हाथ हैं अभी तक, तो प्रतीक्षा करते यात्रियों के लिए आने वाली रेलगाड़ी अभी है, तो तथा नानी की कहानी जो बच्चे सुनते हैं तो बहुत ही रोचक कहानी होती है जिसको सुनने की लालसा बच्चों के मन में होती है और दादी नानी उन्हें सुनाती है। तो ये सारे तर्क हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। उत्तर है, चिड़िया तिनकों से घोंसला बनाती है, अतः वह अपने बच्चों के लिए रहने की जगह यानी घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए वह तिनके को चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी में है ताकि जल्दी घोंसला बना सके। तो चिड़िया ने अंडे देती है, बाद में अंडों में से बच्चे निकलते हैं और बच्चे फिर बड़े हो जाते हैं, तो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए उसने घर बनाना होता है, तो उसका घर होता है घोंसला। तो घोंसला वो तिनकों का बनाती है, तो इसलिए वो एक एक तिनका बटोर रही है, तो तिनके को उस घोंसले में रखकर वो घोंसला बना लेती है जहाँ पे उसके बच्चे के लिए घर चाहिए, तो वो अपने बच्चों के लिए घर बनाती है, तो इसलिए वो चोंच में तिनका दबाकर उड़ती रहती है, उड़ने को तैयार है। प्रश्न संख्या 3, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो उत्तर है, तुम अभी भी सुबह उठकर योगा करते हो, तुम अभी भी बस से दफ्तर जाते हो, तुम अभी भी उसी दफ्तर में काम करते हो। यदि किसी एक शब्द को 2-3 वाक्यों में प्रयोग किया जाए तो वो वाक्य चाहे कितने ही अलग हों उनमें एक निरंतरता आ जाती है। तो जैसे पहला वाक्य है, तुम अभी भी सुबह उठकर योगा करते हो, तो इस वाक्य में जो भाव छुपा हुआ है वो है निरंतर योगा करने का, अर्थात बहुत समय से वो योगा कर रहे हैं। इसी प्रकार तुम अभी भी बस से दफ्तर जाते हो, तो इस वाक्य में भी निरंतरता का भाव छुपा हुआ है कि हमें इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति है जो बहुत समय से बस से ही दफ्तर आ जा रहा है। तो तीसरे में देखिए, तुम अभी भी उसी दफ्तर में काम करते हो, तो अर्थात कोई व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय से एक ही दफ्तर में काम कर रहा है, तो इससे निरंतरता का भाव छुपा हुआ है इसमें भी। तो ये थे हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न संख्या 4, नहीं और अभी भी, नहीं और अभी भी 2 शब्द हैं, को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं
अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं? तो उत्तर है राम अभी भी श्याम से बात नहीं कर रहा है, वह अभी भी समझ नहीं रहा है, आप अभी भी चुप नहीं हो सकते। तो ये 3 वाक्य दिए गए हैं। अब इनमें कौन सा भाव छिपा हुआ है वो देखिए। उपरोक्त वाक्यों में पहले वाक्य में बहुत दिनों तक बात ना कर पाने का भाव छिपा है। दूसरे वाक्य में बहुत समझाने पर भी ना समझने का भाव छिपा है। तो तीसरे वाक्य में बहुत बोलने पर भी चुप न रहने का भाव छिपा है। तो पहला वाक्य है जैसे राम अभी भी श्याम से बात नहीं कर रहा है, तो अर्थात बहुत लंबे समय से राम ने श्याम से बात नहीं की है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वाक्य है तो इसमें बहुत दिनों तक बात ना कर पाने का भाव छिपा है। दूसरा वाक्य वह अभी भी समझ नहीं रहा है, अर्थात उसे बहुत समझा चुके हैं लेकिन उसे समझ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ना समझने का जो भाव है वो छिपा हुआ है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में आप अभी भी चुप नहीं हो सकते, तो इसमें ज़्यादा बार कहने पर भी कोई चुप नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ना चुप रहने का जो भाव है वो छिपा हुआ है। प्रश्न संख्या 5, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट आने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से ही होता है। सुबह में प्यार से माथा चूमकर जगाने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी पसंद की चीज़ों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार, सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता माँ का प्यार, तथा जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। तो इसमें आपको सूरज द्वारा, जैसे सूरज डूबता है तो हमें पता चल जाता है कि घर जाने का समय हो गया है, तो हमारे घर में प्रतीक्षा कर रहे होते हैं प्रियजन, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे माँ का प्यार के जिक्र किया है कि माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, तो इसीलिए आप अपने अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं।